अगर 60% मार्क्स हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जब हम एडमिशन होने के बाद वीजा अप्लाई करते हैं या करेंगे, उस वक्त बहुत जरूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुतल्लिका एजेंसीज से अटेस्टेड हों। अंडर ग्रेड लेवल पे यानी बैचलर प्रोग्राम में आपको 3,000 यूरो का स्कॉलरशिप है और मास्टर लेवल पे आपको 3,500 3,500 यूरो का जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। उसी दौरान अगर आपको जॉब ऑफर हो जाती है तो आप लीड कर सकते हैं PR की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एजाज राही और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, हमारा एक सिलसिला चला आ रहा है जिसमें हम उन तमाम तलबा के लिए, उन तमाम वालिदैन के लिए जिनको वो तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हमारे बच्चे या मैं खुद किस तरह से बैरून मुल्क तालीम हासिल करने के लिए जा सकता हूँ। ना सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए बल्कि इमिग्रेशन, स्किल्ड इमिग्रेशन और वर्क वीज़ा के हवाले से भी जो ज़रूरी मालूमात हैं वो हम आपके लिए बंदोबस्त करते हैं, इकट्ठी करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। और आपके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और अपनी तमाम तर राय भी हमें भिजवा रहे हैं ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। आज हम बात करेंगे फ्रांस के बारे में। बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन, बहुत से लोगों के लिए बहुत सी उम्मीदों का हामिल ये मुल्क। पेरिस, हर बंदा चाहता है कि फ्रांस जाके उस शहर में जाके रहे और वहाँ पढ़े। आज हमारे पास जो ऑप्शन है, वैसे तो फ्रांस की जो डेडलाइंस हैं वो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है अभी भी जिसमें आप अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड दोनों प्रोग्राम्स के लिए जा सकते हैं। अंडर ग्रेड में IT, बिजनेस, टूरिज्म और मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। इसी तरह से पोस्ट ग्रेड के लिए भी IT, मैनेजमेंट, टूरिज्म और बिजनेस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। पहले बताता चलूँ कि 30 मार्च उसकी आखिरी डेट है अप्लाई करने के लिए। सिस्टम क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके साथ शेयर करता हूं कि आपके पास अगर 60% मार्क्स हैं आपके FA FSC में, ICOM, ICS या DAE आपने किया है, तो उसमें आपके पास अगर 60% मार्क्स हैं तो आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मास्टर प्रोग्राम्स के लिए भी आपके पास 60% मार्क्स होना, 60% नंबर आपके जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कि वो हों, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ IELTS की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास MOI अवेलेबल है। बहुत सारे कॉलेजेस ये लेटर इशू कर सकते हैं। अंडर ग्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि अंडर ग्रेड के लिए अगर आपने MOI आपके पास है तो वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ और कंट्रीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास, आपका कॉलेज आपको ये इशू कर देता है कि आपके पास MOI है या आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था वो इंग्लिश था, तो आपको जो है वो IELTS वेव हो सकता है। अदरवाइज आपको 5.5 IELTS होना लाजमी है अगर आप अंडर ग्रेड प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो फिर IELTS की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस पर MOI यानी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर जो यूनिवर्सिटी से इशू होगा वो इस बात की गवाही देता है कि आपकी अंग्रेज़ी जो है वो इस लेवल पे है कि आपको IELTS, TOEFL, पियर्सन या किसी और इंग्लिश टेस्ट की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अंडर ग्रेड का प्रोग्राम 3 साल का है और पोस्ट ग्रेड का यानी मास्टर प्रोग्राम जो है वो 2 साल का है। अगर आपने डिग्री कंप्लीट कर ली है अच्छे तरीके से तो आप PSW के लिए, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हैं। उसी दौरान अगर आपको जॉब ऑफर हो जाती है तो आप लीड कर सकते हैं PR की तरफ, जिसका ये मतलब है कि PSW आपका 3 साल आपकी डिग्री होगी, PSW 2 साल का, तो ये 5 साल हो गए हैं। अगर आप इन 5 सालों में लोकल लैंग्वेज थोड़ी बहुत सीख लेते हैं तो आप डायरेक्टली PR की तरफ मूव कर सकते हैं और PR आपके लिए आसानी हो जाती है। रिक्वायरमेंट्स मैंने जिक्र किया कि आपको एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स चाहिए और साथ में MOI चाहिए, आपके 2 रेफरेंस लेटर चाहिए होंगे। इस स्टेज पे, एडमिशन की स्टेज पे, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी भी एजेंसी से, किसी भी इदारे से अगर अटेस्टेड नहीं है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स इस वक्त जो आपके पास हैं एज इट इज़ उनकी बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। रेफरेंस लेटर और SOP, जैसे मैं पिछले प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है वो आपने एक लिखनी है। उसके लिए मैं और मेरी टीम बाकायदा आपकी रहनुमाई करेंगे, लिखने में भी मदद दे सकते हैं, लेकिन इनिशियल आपने खुद से लिखनी है। उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रिमिंग एंड जो ट्विस्टिंग है उसमें वो हम कर सकते हैं ताकि वो उस यूनिवर्सिटी के लायक बन जाए। इसी तरह से मास्टर प्रोग्राम के लिए भी आपको यही डॉक्यूमेंट चाहिए और SOP बड़ी स्ट्रॉन्ग आपकी हो मास्टर लेवल पे, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आपके एजुकेशनल जो एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड वो पूरे नहीं होते। आपको ये चीज़ें सारी जो है वो अरेंज करनी ही करनी है।
अटेस्टेशन नहीं चाहिए, ना अंडरग्रेड प्रोग्राम के लिए, ना ही मास्टर प्रोग्राम के लिए। हाँ, जब हम एडमिशन होने के बाद वीज़ा अप्लाई करते हैं या करेंगे तो उस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुतल्लिका एजेंसीज से अटेस्टेड हों। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस जो कि कम अज़ कम 100 यूरो 100 यूरोज़ के करीब है, वो आपको इस प्रोग्राम में या इस इंस्टीट्यूट में जब अप्लाई करते हैं हमारे थ्रू तो वो आपकी फ़ीस जो है वो वेव्ड होगी, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरग्रेड लेवल पे जो फ़ीस है वो है 12,500 यूरो और पोस्ट ग्रेड लेवल पे मास्टर प्रोग्राम के लिए 14,000 यूरो है। जी हाँ, ज़्यादा है। मुझे लगा कि आप इस पे शॉक्ड हैं कि इतनी ज़्यादा फ़ीस, लेकिन आपको जो है अगर चूँकि 60% की हम बात कर रहे हैं तो उसकी बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा। अंडरग्रेड लेवल पे यानी बैचलर प्रोग्राम में आपको 3,000 यूरो का स्कॉलरशिप है और मास्टर लेवल पे आपको 3,500 3,500 यूरो का जो है वो स्कॉलरशिप मिलेगा। तो अगर हम उस तरह से कैलकुलेट करें तो जो अंडरग्रेड की फ़ीस है वो आ जाएगी आपकी 9,500 यूरो पे और जो पोस्ट ग्रेड की फ़ीस है वो आ जाएगी आपकी 10,500 यूरो पर, बगैर एप्लीकेशन फ़ीस के, विद स्कॉलरशिप, इफ़ यू आर होल्डिंग 60% मार्क्स। ये आराम से आप इसको कर सकते हैं। अब फ्रांस में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सुन रखा होगा कि जी वहाँ पे फ़ीस पहले साल की पूरी पे करनी होती, लेकिन इस पे ये ऑप्शन भी है कि आपकी जो फ़ीस है वो पहले साल की पूरी फ़ीस नहीं पे होनी। आप 50% फ़ीस से, अगर आपकी फ़ीस बनती है 9,500 तो उसका 50% यानी 4,500 या 5,000 यूरो आप पे करके तो आप वीज़ा प्रोसेस की तरफ चल सकते हैं। बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के ज़हन में कि फ्रांस का जो सिस्टम है वो कैंपस फ्रांस के ज़रिए है, कि वहाँ पे एप्लीकेशन भी कैंपस फ्रांस के ज़रिए होती है। हाँ जी, बिल्कुल है, ऐसा ही होता है, लेकिन जब आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे होते हैं तो फिर आपको हर सूरत में कैंपस फ्रांस के ज़रिए ही अप्लाई करना चाहिए। उसमें भी कभी कभार आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में भी, और उसकी बेसिस पे आपको कैंपस फ्रांस जो है वो इजाज़त दे देता है कि यस आप कर लें। और जब हम कैंपस फ्रांस पे बनाते हैं अपना पोर्टल तो उस पर हम ऑलरेडी लिख देते हैं, या उस पर जो ऑप्शन है वो ये सिलेक्ट करते हैं कि आई एम ऑलरेडी एक्सेप्टेड, यानी मेरा एडमिशन कैंपस फ्रांस के थ्रू तो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरा एडमिशन हो चुका है, किसी इंस्टीट्यूट, किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफर लेटर इशू कर दिया है। सो घबराने की ज़रूरत ये नहीं है कि एक तो ये कि डेडलाइन गुजर गई इस यूनिवर्सिटी में, इस इंस्टीट्यूट में अभी भी डेडलाइंस जो हैं और आप 30 मार्च से पहले अगर आप एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं तो आप एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए भी एंड लेटर ऑन फॉर वीज़ा एज वेल। दूसरा, एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं है। वैसे तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटियाँ जो फ्रांस की हैं वो 100 यूरोज़ एप्लीकेशन फ़ीस लेती हैं, लेकिन हमारे रेफरेंस से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये 100 यूरोज़ भी वेव्ड होंगे, और साथ ही साथ आपको स्कॉलरशिप जो है उसकी ऑप्शन भी है कि अंडरग्रेड लेवल पे आपको 3,000 यूरो और पोस्ट ग्रेड लेवल पे 3,500 यूरो यानी 3,500 यूरोज़ का जो स्कॉलरशिप है वो मिल जाएगा। इसके बाद कैंपस फ्रांस वाला जो प्रोसेस है वो हमारी टीम विजिलेंटली आपके लिए करती है। जैसे आपको ऑफर आएगा तो उसकी जो एप्लीकेशन है, उसका जो पोर्टल है उस पर हम आपका अकाउंट बनाएंगे और उस पर ये चीज़ें डाल के उनसे जो EEF लेटर आता है जो कि एक तरह की NOC है कैंपस फ्रांस की तरफ से कि आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, वो प्रोसेस भी आपके लिए मैं और मेरी टीम जो है वो करेंगे। बैंक स्टेटमेंट नॉर्मली जो शेंजन कंट्रीज़ हैं उसमें 9,500 से 10,000 यूरो के लिए स्टेटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। फ्रांस में आपका कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं है, आपके अकाउंट में 10,000 यूरो के बराबर पाक रुपीज़ हों, आपके अपने अकाउंट में हैं, वालिद साहब के हैं, पेरेंट्स के, तो वो बिल्कुल एक्सेप्टेड है, आप कर सकते हैं उसको। लेकिन उसकी मनी ट्रेल देनी है कि वो पैसे आए कहाँ से हैं, क्या आप टैक्स पे करते हैं कि नहीं, आपका बिजनेस है, आपकी जॉब है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, किस से ये सारी इनकम आती है, क्या रेंटेड कोई प्रॉपर्टी है जिससे आपके पास आ रहा है, या नियर पास्ट में आपने कोई सेल किया कोई प्रॉपर्टी और उधर से ये पेमेंट जो है वो आपके पास आई है जो आपके वालिद साहब ने आपको गिफ्ट के तौर पर दी है कि मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ कि आप स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये नाकाफ़ी है कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो आपके अकाउंट में रख दी। आपके वालिद साहब का बिजनेस, जॉब या कुछ और जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़रूर शो करना है और करना चाहिए कि अगले साल के लिए, ये तो 1 साल के लिए हो गया, अगले साल के लिए क्या करेंगे, आपका जो बेटा है वहाँ पे स्टडी पे चला गया है तो वो कहाँ से अपने एक्सपेंसेस को वो मीट करेगा। उन सब चीज़ों को देखते हुए
آپ نے اپنے والد صاحب کی جو انکم کا سورس ہے وہ بھی لازماً اس میں شو کرنا ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے بہت ساری جو باتیں وہ کی جاتی ہیں کہ جی کتنے دن کی ہونی چاہیے، کتنی دیر کے لیے مینٹینڈ ہو۔ شینجن کے لیے سمپل فارمولہ ہے کہ آپ کا جو پرنٹ آؤٹ ہے وہ پچھلے 3 مہینے کا نکلے گا، بیلنس آپ 15-20 دن 18 دن کا بھی پہلے اگر آپ رکھوا دیں ویزا سبمیشن سے پہلے تو وہ ایکسیپٹڈ ہے، لیکن مکمل آپ کے سورس آف انکم کے ساتھ، پوری لیٹیگیشن کے ساتھ کہ وہ پیسے آئے کہاں سے ہیں، کیا وہ ٹیکس پیئر ہے یا نہیں، اور آئندہ کے لیے وہ آپ کو کس طرح سے سپورٹ کر سکتا ہے۔ ضرور ہمیں اسی طرح سے لکھتے رہیں، ہمیں انکوائریز اپنی بھیجتے رہیں، آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی۔ اس کے لیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس اور فون نمبر واٹس ایپ جو ہے وہ اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، ضرور ہمیں رابطہ کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔